हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट का आज लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड की टाइप्स क्या क्या होती है। इसमें हम लोग कुछ यूनिट सेल की बात किए थे, जैसे कि SCC क्या होता है, BCC क्या होता है, FCC क्या होता है। SCC की बात हम लोग किए थे, तो उसमें बात किए थे कोई भी क्यूब में जो एटम्स होंगे वो सारे आपके कॉर्नर पे मौजूद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद रहेगा। अगर एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद रहता है तो उस टाइप के यूनिट सेल को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी के सेंटर पर भी मौजूद रहता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। और अगर फेस के सेंटर पे मौजूद रहता है, इसके साथ साथ कॉर्नर पे भी मौजूद रहता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग इसके बारे में फिर और भी डिस्कशन किए थे कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि SCC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है और FCC के लिए कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात किए थे कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं। और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मान लो कि हमारे पास कोई एटम A है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एटम कॉर्नर पे मौजूद है और कोई एटम B है जो आपके फेस के सेंटर पे मौजूद है, फेस सेंटर पर मौजूद है। अगर कोई एटम C है, इसको मैं बोल रहा हूं, या फिर C मैं नहीं लेता हूं अभी कंसीडर, अभी 2 ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। A मान लो कि आपकी कॉर्नर पे मौजूद है, B आपके फेस सेंटर में मौजूद है। तो कहता है कि फॉर्मूला देन फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल या फिर फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल बोल सकते हो। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल आपका क्या होगा। हमारे पास 2 एटम दिए हुए, एटम नंबर A और एटम नंबर B। एटम A आपके कॉर्नर पे मौजूद है और एटम B आपके फेस सेंटर पे मौजूद है। सबसे पहले देखो, मैं सिमेट्रिक की बात किया था। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको एक अलग तरीके से समझाने की भी कोशिश किया था, एक क्यूब के सहारे से। आप उसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से कटिंग करूंगा तो कुछ कुछ फेस डैमेज होंगे, कुछ कुछ कॉर्नर डैमेज होगा, कुछ कुछ आपके एज डैमेज हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे पास 2 आइटम दिए हुए हैं क्वेश्चन में। एक आपके कॉर्नर पे मौजूद है। सपोज करो हमारे पास ये आपके क्यूब हो गए, ये आपके क्यूब हो गए, ये क्यूब हो गए। इसमें एटम A, अगर मैं इसको एक इस टाइप का डिनोट मैं करना चाहता हूं और फेस को मैं डिनोट कर रहा हूं एक बिंदु के सहारे। अब एटम जो A है आपके कॉर्नर पे मौजूद है, यहां पर कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर हो गए, ये भी कॉर्नर हो गए, ये भी कॉर्नर हो गए। एटम A कहां पर मौजूद है आपके, सिर्फ और कॉर्नर पे मौजूद है आपके। और एटम B आपके कहां पर है, फेस सेंटर पर। फेस का सेंटर क्या हो गया, ये मान लो ये आपके पास पूरे फेस हैं, तो फेस के सेंटर आपके क्या होंगे, ये पूरा फेस है तो इसका फेस का सेंटर ये होगा। या फिर यूं कह लो कि मान लो हमारे पास ये क्यूब है, तो ये क्यूब का फेस कौन सा होगा, ये प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस आपके कौन होंगे, फेस। तो फेस का जो ये सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर। अब फेस सेंटर पे हमारे पास क्या क्या रखे हुए हैं, हमारे पास फेस सेंटर में एटम B रखा हुआ है। जैसे मान लो ये हमारे पास फेस सेंटर होगा तो यहाँ पर एटम B रखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके एटम B रखे होंगे उधर वाले फेस पर, ये सामने वाले फेस पर, ये वाला फेस पर। इसके बाद यहाँ पर आइटम हो सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 5वां आइटम हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6ठे आइटम। यहाँ पे देखो 6 फेस होते हैं आपके पास, कहाँ कहाँ पर आइटम मौजूद है, ये देखो एटम नंबर A, एटम A कहाँ पर, सारे कॉर्नर में, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 5 6 7 और 8। एटम B कहाँ पर मौजूद है, फेस के सेंटर पर। ये फेस हो गया प्लेन सरफेस, इस फेस पर मौजूद है, ये वाला फेस पर है। टोटल फेस हमारे पास कितने होते हैं, 6। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये प्लेन सरफेस आपके क्या होते हैं, फेस होते हैं। तो ये फेस हो गए, इसके पीछे वाले फेस हो गए, दाहिने वाले फेस हो गए, बाएं वाले फेस हो गए, ऊपर वाले भी फेस हो गए, नीचे वाले भी फेस हो गए। तो फेस के सेंटर पे हमारे पास एटम कौन से, B है। और कॉर्नर ए एटम जो है आपके कहां पर मौजूद है, कॉर्नर पे मौजूद है। अब देखो कॉर्नर पे जो एटम मौजूद था, मैं वहां पे कंट्रीब्यूशन कितनी बात की थी,
1/8, और जो फेस पर जो एटम मौजूद था इसका कंट्रीब्यूशन कितना बात किया था, 1/2। अब इसी के आधार पे हम लोग फॉर्मूला का फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एटम ए की बात करते हैं। एटम ए कहां पर मौजूद है, आपके कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने हो गए आपके, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने बच गए, 1। बी एटम की अगर मैं बात करता हूं तो बी हमारे पास कहां पर मौजूद है, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे मौजूद है। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, और टोटल फेस कितने हैं आपके पास, 6। 1 2 3 4 5, एक इसके ऊपर 6, तो क्या हो जाएंगे, यहां से 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, 3। अब देखो ए का कितना मिल गया आपके पास, 1, और बी का कितना मिल गया, 3। तो आपके फॉर्मूला क्या मिल जाएंगे, ए बी 3। यह आपके बन गया फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और भी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। सपोज करो हमारे पास ए एटम जो दिया हुआ है ये आपके कॉर्नर पे दिए हुए हैं, ये कॉर्नर पे दिया हुआ है। एटम बी जो दिया हुआ है आपके फेस सेंटर पे दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि वन ऑफ द एटम आर मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर, देन फॉर्मूला बिकम। अब देखो हमारे पास फिर से वही चीज, ए हमारे कहां पर है, कॉर्नर पे मौजूद है। मान लो ये हमारे पास यूनिट सेल हो गए, ये जो यूनिट सेल हो गए, इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम ए है, और बी एटम जो है आपके फेस पर है। इसको मैं कॉर्नर ऐसा ले लेता हूं और फेस को मैं पॉइंट ले लेता हूं। कॉर्नर पे यहां पर और फेस पर ले लो। यहां इतना करने के बाद, इतना करनी ये यहां तक हम डिस्क्रिप्शन में कर लिया। अब कह रहे हैं आगे, वन ऑफ द एटम आर मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। एक कॉर्नर से एटम को क्या कर देना है, खत्म कर देना। मान लो ये हमने कॉर्नर से एटम को हटा दिया, यहां पर कोई भी एटम अब मौजूद नहीं है। अब तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से देखें। ए की बात करें तो ए कॉर्नर पे मौजूद, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता था, 1/8। अब देखो कॉर्नर पर कितने एटम, कौन कौन एटम कौन कौन कॉर्नर पे मौजूद है। अब हमारे पास देखो हर एक कॉर्नर पे एटम मौजूद नहीं है, एक कॉर्नर से हमने एटम को क्या कर दिया, मिस कर दिया, तो बच गया कितने कॉर्नर, 7 कॉर्नर। तो मैं यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। अब वैल्यू कितने आ जाएंगे, 7/8। नेक्स्ट बी, हमने बी से कोई भी एटम को मिसिंग किया है क्या, नहीं किया है, तो बी तो सिमिलर रहेगा हमारे पास। बी एटम जो फेस पर थे वहां पे कंट्रीब्यूशन कितने थे, 1/2, और टोटल फेस कितने थे, 6। वैल्यू कितने आ जाएगी, 3। यानी कि अब ए का कितना आ चुका है, 7/8, और बी का कितना आ चुका है, 3। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया, मैं इसको फ्रैक्शन से हटा रहा हूं। फ्रैक्शन से कैसे हटाऊंगा, देखो यहां पर जो है आपके पास डिनोमिनेटर में आपके 8 दिए हुए हैं, तो इस यहां जो 3 लिखा हुआ, मैं इसमें 8 ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा और 8 नीचे भी डिवाइड करूंगा, कट करके फिर से वही आ जाएंगे। और ये वाला 8 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो वैल्यू कितने आ जाएंगे यहां से, ए का 7 आ जाएगा और बी का कितने आ जाएंगे, 8 3 की 24। तो मिसिंग करने के बाद एक एटम अगर आप मिस करते हो तो मिस करने के बाद आपके रिजल्टेंट फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, A7B24। चलिए और भी देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चन इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बनते हैं आपके, चाहे वो IIT पर हो या नीट पर हो या फिर 11-12 पर हो, कहीं पर भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और भी देखते हैं लोग, जैसे कि मान लो ए हमारे पास कोई कॉर्नर पे मौजूद है, बी मान लो हमारे पास बॉडी के सेंटर पर है, बॉडी सेंटर। कंट्रीब्यूशन बस याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा। सी आपके फेस के सेंटर पर है, फेस सेंटर। डी आपके एज के सेंटर पर है। देन फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। अब देखो कॉर्नर के लिए मैंने कंट्रीब्यूशन कितना बताया था, 1/8। बॉडी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना बनाया था, 1। फेस के लिए कंट्रीब्यूशन कितना बनाया था, 1/2। और एज के लिए कंट्रीब्यूशन कितना बताया था, 1/4। बस इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा, इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो एक ही कॉर्नर की अगर हम लोग बात करें
तो मैं ए एटम की बात कर रहा हूं, तो ए एटम कहां पर मौजूद है? कॉर्नर पे। कॉर्नर की के लिए कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। क्या कोई भी एटम मैंने कहीं से मिसिंग किया है? नहीं ना। तो जितना कॉर्नर है बस उसी से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 1। बॉडी सेंटर बी की बात करो तो बी एटम बॉडी सेंटर पर है। बी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? बॉडी के लिए 1, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1 है और बॉडी सेंटर भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। सी एटम की अगर मैं बात करूं तो सी आपकी कहां पर? फेस सेंटर पर। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। टोटल फेस कितने होते हैं? 6। कितने वैल्यू आ जाएंगे? 3। डी की बात करो तो डी आपके कहां पर है? एज सेंटर पर। तो एज के लिए कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4 और टोटल एज कितने होते हैं? 12। मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? 4×3 12। 3 मतलब कट जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपके पास? ए का 1, बी का 1, सी का 3 और डी का 3। यानी टोटल फॉर्मूला क्या आ सकते हैं? ए बी सी 3 डी 3। ये आपके आ जाएंगे इसी टाइप का। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग भी करते हैं। अब हम लोग कुछ मिसिंग लेते हैं इसी में। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट्स में बना के दे देगा। लेकिन इस सब चीज को समझने के लिए आप टॉपिक नंबर 3 को अच्छे से देखें, कंट्रीब्यूशन को देखें, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखनी है, कंट्रीब्यूशन ध्यान में रखनी है और एटम को देखना है कहां कहां पर मौजूद है, उसी के आधार पे हमें आगे फॉर्मूला चलना है। जैसे मैं इसको फिर से रिकवर कर दे रहा हूं एक मरतबा कि मान लो ए हमारे पास कॉर्नर पे है, बी बॉडी सेंटर पर है, सी कोई एटम है आपके फेस सेंटर पर है, डी आपके एज के सेंटर पर है। आपको पता है कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 1/8। बॉडी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। और फेस के लिए कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 1/2। और एज के लिए कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 1/4। अब कह रहे हैं फॉर्मूला कितना होगा? तो ए हमारे पास कॉर्नर पर है तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना वैल्यू आया? 1। बॉडी की बात करो तो बॉडी सेंटर कितने मिलते हैं हमारे पास? किसी भी यूनिट सेल में 1 ही मिलता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 1 और बॉडी सेंटर भी 1। मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। आइटम नंबर सी की मैं बात करता हूं तो सी आपके फेस के सेंटर पर है। फेस के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 1/2 और टोटल फेस कितना होता है? 6। मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना है वैल्यू? 3। डी आइटम आपके एज पर मौजूद है तो एज के लिए कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4 और टोटल एज कितने होते हैं? 12। कट पुट किए तो कितना वैल्यू आ गया? 3। ए के लिए वैल्यू आया 1, बी के लिए कितना आया? 1, सी के लिए कितना आया? 3 और डी के लिए कितना आया? 3। मैंने लिखा तो क्या मिला आपके पास? ए बी सी 3 और डी 3। अब इसके बाद हम लोग इसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि ए हमारे पास कॉर्नर पे 3 ही मैं लेता हूं और कहता हूं कि एटम along one of the body diagonal are missing, then formula become क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए हमारे पास कॉर्नर पर है, बी हमारे बॉडी सेंटर पे है, सी हमारे फेस सेंटर पर है, अगर एटम जो बॉडी डायगोनल से मिसिंग कर दिया जाता है, बॉडी डायगोनल कहने का मतलब क्या है आपका? ये देखो, ये जो हमारे पास क्यूब है, मैंने डायगोनल कैसे कट करने के लिए बोला था? ये कॉर्नर से पूरे क्रिस्टल को कट कर देना। यानी कि अगर मैं इस रूम के एज्यूम कर रहा हूं तो ये वाला कॉर्नर ऊपर से लेके नीचे तक और उधर से ऊपर से लेके नीचे तक ये डायगोनली ऐसे क्या हो जाएंगे आपके? कट हो जाएंगे। अब जरा देखना कट होने पर क्या क्या मिस हो रहा है। एज्यूम करो कि मैं इसको ऐसे कट कर दिया, ये पूरे रूम को ऐसे कट कर दिया, यानी कि पूरे क्रिस्टल को मैंने क्या किया? कट किया। कट करने के बाद डैमेज क्या किया? और ये देखो, ये वाला कॉर्नर साफ हो जाएगा, कोना वाला, नीचे वाला कॉर्नर साफ हो जाएगा, ये नीचे वाले, ये वाला कॉर्नर साफ हो जाएगा और ये वाला कॉर्नर नीचे वाले क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। ये 4 कॉर्नर गया, बस ये कितने कॉर्नर? 4। और क्या क्या साफ हो रहा है? ऐसे मैंने कट किया, ये ऊपर वाला फेस चला गया और नीचे वाला फेस भी क्या हो गया? खत्म हो गया। एज की मैं बात किया तो देखो, ये वाला एज भी साफ हो गया और ये वाला एज भी साफ हो गया। अब इतने चीज को आपको माइंड में रखने की क्या क्या खत्म हो गया। खत्म हो गया उसको छोड़ दो, जो बच गया उससे फॉर्मूला मिलेगा हमारे पास। देखो कैसे, मान लो ए हमारे पास कॉर्नर में थे। अब देखो ए की मैं बात करता हूं, ए के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। अब देखो, जब मैंने ये डायगोनली ऐसे पास किया तो कितना कॉर्नर खत्म हो गया था? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर हमारे खत्म हो गए थे। बच कितना गया था? 4। तो मैं यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा?
4 से, वैल्यू कितने आ जाएंगे, हाफ, कितने आ जाएंगे, हाफ। सेकेंड में बॉडी की बात करता हूं। अब देखो, जब मैंने ऐसे डायगोनली कट किया तो यहां पर जो बॉडी के सेंटर पे जो एटम था, क्या ये एटम रहेगा सही, नहीं, हाफ इधर हो जाएगा और हाफ उधर चला जाएगा, यानी कि एटम वो अच्छे से नहीं रह पाएगा, यानी कि खत्म हो गया वो। जब भी आप डायगोनली से पास करो या किसी भी एक्सिस से पास करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपके बॉडी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर बॉडी आपको क्या मिल जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे ही डायगोनली पास किया ऐसे पूरे क्रिस्टल को पास किया। ये मान लो, ये मैंने यूनिट से लिया, ये पूरे क्रिस्टल को मैंने डायगोनली कट किया, तो जो बीच में जो एटम मौजूद होगा क्या वो रहेगा, नहीं ना, खत्म हो जाएगा वो। तो आपके बॉडी सेंटर क्या मिल जाएंगे, 0। सी की मैं बात करूं तो सी आपके कहां पर थे, फेस के सेंटर पर। कितना फेस, देखो जब मैंने ये डायगोनली कट किया, ऐसे डायगोनली कट करने के बाद फेस कितना डैमेज हुआ था, एक ऊपर वाला फेस चला गया था और नीचे वाला फेस चला गया था। तो कितना बच गया आपके पास, 4 फेस बच गए हैं अभी। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर हाफ में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब हमारे पास फॉर्मूला कितने मिल जाएगा, ए का फॉर्मूला आ गया, ए का आ गया हाफ, और बी के लिए आ गया 0, और सी के लिए कितना आ गया, 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया आपके पास, AC4। ये हो गया आपके पास। एक और लेता हूं मैं इसी में, सपोज करो ए आपके कॉर्नर में है, बी आपके बॉडी सेंटर में है, सी आपके फेस सेंटर पे है। मैं कह रहा हूं इस बार एटम रिमूव्ड फ्रॉम C4 एक्सिस। कहां से, C4 एक्सिस। अब याद करो, जब मैं C4 एक्सिस पढ़ाया था उस दौरान मैंने क्या बात किया था कि C4 एक्सिस उसको बोलते हैं जिसमें कि एक्सिस जो होते हैं 2 अपोजिट फेस से पास किया जाता है। ये मान लो, ये मैंने लिया क्रिस्टल, तो एक्सिस कहां से पास किया जाएगा, 2 अपोजिट फेस से, यानी कुछ इस टाइप का। दो अपोजिट फेस से मैंने क्या किया, पास कर दिया, ये एक्सिस हमने क्या कर दिया है, पास कर दिया। अब देखो, जैसे मैंने एक्सिस को पास किया तो ऊपर वाला फेस डैमेज हो गया और नीचे वाला फेस डैमेज हो गया, और जो इसके बॉडी के सेंटर पे जो एटम मौजूद होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो 3 चीज आपके खत्म हो रहे हैं यहां से। कॉर्नर पे कोई भी अफेक्ट करेगा, एक्सिस मैंने कहां से पास किया, ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस में, तो कॉर्नर कोई डैमेज हो रहा है क्या, नहीं ना, कॉर्नर आपके कोई भी डैमेज नहीं हो रहे हैं। तो ए हमारे जैसा का तैसा रहेगा। ए के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, वैल्यू कितना आएगा, 1। जो बॉडी के सेंटर पर एटम मौजूद थे, एक्सिस पास करने के बाद ये एटम क्या हो गया, खत्म। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, वैल्यू 0। सी की मैं बात करूं, सी आपके होते हैं कंट्रीब्यूशन हाफ। अब देखो, जैसे मैंने C4 एक्सिस पास किया ऐसे, तो नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस क्या हो गया, डैमेज। कितने फेस बच गए टोटल अब फेस बचा हुआ है 4। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, यहां से 4 से, वैल्यू कितने मिल जाएंगे, 2। अब ए के लिए मिला है हमारे पास 1 और सी के लिए कितना मिला है, 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला रहेंगे हमारे पास। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, आपको मैं फ्रैक्शन बताया कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। मान लो कि ये हमारे पास कोई डब्बा है, इस डब्बे में 2 एटम मौजूद है, टोटल एटम कितने हैं, 2। मैं कह रहा हूं कि इस डब्बे में ये जो पहला एटम, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। टोटल मिला दोगे कितना मिला, एक डब्बा, है ना। तो फ्रैक्शन कैसे निकालता है, फ्रैक्शन में अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो ये हमारे पास कोई भी यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे मान लो मौजूद है, कॉर्नर पे हमारे पास एटम क्या है, मौजूद है। अब इस कॉर्नर पे एटम, जितने भी कॉर्नर है, जितने भी एटम है हमारे कॉर्नर पे, उसका वॉल्यूम और उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, इसकी जो रेशियो होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर इस पैकिंग फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं
द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by atom to the वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलो या फिर यूनिट सेल बोल सकते हो। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। देखना है पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग क्या होता है, देख लो। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग कोई भी यूनिट सेल की बात किए थे, यूनिट सेल में हम लोग एटम्स का अरेंजमेंट देखे थे, वो टोटल एटम और उस क्यूब के जो वॉल्यूम होंगे उनकी जो रेशियो होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनका जो रेशियो होगा, एटम का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं इस पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ पैकिंग फ्रैक्शन expressed in term of percentage, then called as packing efficiency। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी आपको समझ में आया होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन, एंड दिस पैकिंग फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। अब यहां से क्या आएंगे आपके पास, परसेंटेज के टर्म में आएगा ये चीज, जैसे कि 20%, 25%, 76%। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म में बात करेंगे, और अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन, एंड द पैकिंग फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी के लिए कितना होता है, बीसीसी के लिए कितना होता है और एफसीसी के लिए कितना होता है, हम इन तीनों के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे और फिर पता करेंगे कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे एससीसी के लिए कितना होता है। पहला है हमारे पास एससीसी के लिए। अब देखो एससीसी कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें एटम का अरेंजमेंट कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में। एटम कहां मौजूद रहेगा, सिर्फ कॉर्नर में। मान लो ये हमारे पास यूनिट सेल हो गए, ये जो इन यूनिट सेल हुआ, इस यूनिट सेल को मैंने इसका एज लेंथ कितना लिया, ए लिया। अब आपको पता है ये क्यूब है तो जितने भी एज बनेंगे सारे का लेंथ क्या होगा, ए ही होगा। मैं मेजर क्या किया हूं, ए मैंने मेजर किया हुआ है। और इसमें एससीसी की बात किया हो तो एटम सिर्फ कहां पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे। मैं आपको यह भी बताया था कि यहां पर जो एटम है वो सारे एटम एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, कोई भी यहां पर गैपिंग आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, माना एज लेंथ बराबर क्या हो जाएंगे, ए सेंटीमीटर। अगर एज लेंथ हमारे पास ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे, एक क्यूब। कितने हो जाएंगे, एक क्यूब, क्योंकि भुजा का क्यू क्या होता है आपके पास, एज का क्यू क्या हो जाते हैं आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। देखो सारी चीज हम लोग बात कर चुके हैं पहले। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, इस कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। कैलकुलेट करो, वैल्यू कितना आया, 1। अब हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ
एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा यहां से, कितने नंबर ऑफ एटम आ चुके हैं 1, अब वॉल्यूम कितने हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यू। और एससीसी के लिए मैंने रेडियस बात किया था, क्या होता है a/2। आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो मैंने रेडियस को कैलकुलेट किया है, वहां पर हम लोग क्या बात किए थे, जो रेडियस एससीसी के लिए होता है वो वैल्यू कितने होते हैं आपके पास a/2। अब इस a/2 को मैं इस r की जगह फिट करूंगा तो क्या मिल जाएगा वैल्यू हमारे पास 4/3 पाई, ये r की जगह पर रख दो a/2 का होल क्यू, तो क्या मिल जाएंगे यहां से 4/3 पाई a क्यू, 2 दूनी की 4 दूनी की 8, कट करो 4 दूनी की 8, टोटल वैल्यू कितने आ गए पाई a क्यू डिवाइड बाई 6। ये वैल्यू किसका आया है, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम आया है। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। यहां तक करने के बाद अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं कैसे करेंगे। मैं यहां से रिकॉल कर लेता हूं एक मरतबा, मैंने एससीसी की बात किया तो एससीसी में एटम कहां पे मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होता है, जिसका हमने एज लेंथ लिया हुआ है एससीसी में, जो क्यूब है उसका लेंथ ही मैंने लिया है ए, कितना लिया है ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे ए क्यूब, भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब वॉल्यूम हो गया आपके पास। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एससीसी के लिए कितना होता है 1/8 इंटू 8, वैल्यू कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर आपके पास रेडियस है, एससीसी के लिए रेडियस कितना होता है a/2, मैं पहले वाले लेक्चर में बात किया हूं, यहां पे आर की वैल्यू मैंने फिट किया, टोटल वैल्यू कितने आ गए हमारे पास a क्यू डिवाइड बाई 6। अब यहां से हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना आया हमारे पास पाई a क्यू डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हुआ था a/3, इससे ये आपके साथ क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो टोटल वैल्यू कितना आया पाई/6। पाई की वैल्यू रखो 3.14 डिवाइड बाई 6, इसको कैलकुलेट कर तो आएगा 0.52, कितना आएगा 0.52। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ चुका है हमारे पास 0.52। अब पैकिंग इफिशियंसी की बात करो तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बस इस चीज को हम लोग पैकिंग जो फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 इंटू 100, वैल्यू कितने आ गए 52%। ये 52% आपकी इस एससीसी में जो एटम है इस क्यूब में कितना है मात्र 52%, बाकी जो जगह बच गया वो आपकी क्या है खाली है। तो टोटल वॉइड कितना मिल जाएगा यहां से, वॉइड बोलो या फिर इसी को बोल सकते हो एम्प्टी स्पेस, क्या बोल सकते हो एम्प्टी स्पेस। तो मान लो ये क्यूब है आपके पास 100%, तो 100% में से 52% आपके एटम हैं, तो कितना बच गया आपके पास, दोनों को माइनस करो, दैट इज 100 माइनस 52%, वैल्यू कितने आ गए 48%। तो 48% आपके एससीसी में एटम को छोड़ करके पार्ट है, और एटम में कितने हैं आपके टोटल 52%। तो ये हो गया आपके पास एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी एंड वॉइड्स। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी के लिए। तो सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं बीसीसी के लिए कि बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा। सबसे पहले देखो बीसीसी में जो एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो आपके कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर पर होता है, और इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पर होते हैं। इतने चीज होते हैं आपके पास। मैं एज्यूम कर लिया कि इसका जो एज लेंथ है वो कितना आपके पास ए है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट एज लेंथ कितना हो गया ए। अगर इसका एज लेंथ ए है तो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब, कितना होगा ए क्यूब। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे यहां से ए क्यूब। अब हम लोग बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पता करते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसके लिए निकाल रहे हैं बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकलेगा, सबसे पहले कॉर्नर पर देखो तो 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 1, कट करो कितने वैल्यू आ गए 2, कितने आ गए 2 आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ऑक्यूपाइड बाय एटम बीसीसी पर। तो टोटल वॉल्यूम कितने मिल गया था, टोटल एटम की नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना मिल गया था
2, और एक एटम के लिए वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यू। अब पीछे वाले लेक्चर में मैंने रेडियस BCC का निकाला था, वहां पे मिले थे आपके पास √3a/4। अब इस r की वैल्यू यहां पे फिट करो तो क्या मिल जाएंगे, यहां से 2 × 4/3 पाई, r के जगह रख देंगे √3a/4 का होल क्यूब। कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा 2 × 4/3 पाई, √3 का होल क्यूब क्या आ जाएंगे 3√3 इंटू ए क्यू डिवाइड बाय 4 चौका 16 चौका 64, 4 दूनी की 8, इससे ये कट करोगे तो कितने आ जाएंगे 8 8 64, 3 से ये कट जाएगा, क्या मिल जाएंगे आपके पास √3 ए क्यू डिवाइड बाई 8, पाई छूट गया यहाँ पे। ये आपके आ जाएंगे वॉल्यूम ऑफ एटम। इस BCC में आपकी कितने वॉल्यूम मिल जाएंगे एटम का टोटल √3 ए क्यू पाई बाई 8। अब हम लोग निकालने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इतना करने के बाद पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट है, एक तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करो क्या मिल जाएगा आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन। अगर उसको हम लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना आ चुका है √3 पाई ए क्यू डिवाइड बाय 8, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ चुका है ए क्यू। कट करो तो वैल्यू कितना आ जाएगा √3 पाई बाई 8। पाई की वैल्यू फिट करो तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 8, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.68। कितना आएगा 0.68। हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितने आ चुके हैं 0.68। अगर मैं पैकिंग इफिशियंसी की बात करूं तो क्या करेंगे, बस इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा आपके पास पैकिंग इफिशियंसी कितना मिल जाएगा 68%। अब BCC में जो एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना है मात्र है आपके पास 68%। बाकी जो परसेंटेज बच गए वो आपके क्या है खाली जगह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके बाद, तो वॉइड कितना हो जाएगा आपके पास, वॉइड या एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस कितने हो जाएंगे 100 माइनस 68%, वैल्यू कितना आ जाएगा 32%। यानी कि BCC में कितना जगह खाली बच जाएगा 32%। कितना बचेगा 32%, और टोटल एटम कितना ऑक्यूपाई करेगा 68%। कितना 68%। तो ये हो गया आपके पास SCC के लिए, और सेकंड हो गया आपके पास BCC के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FCC के लिए कि FCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा और पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा। थर्ड नंबर है आपके पास FCC के लिए। तो FCC में एटम का अरेंजमेंट कहां कहां होंगे, सबसे पहला तो कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी होगा एटम का अरेंजमेंट, दैट इज इस टाइप का, इस टाइप का अरेंजमेंट होंगे आपके पास। मैं फिर से वही कहानी, एज को कितना ले लेता हूं एज लेंथ हमारे पास क्या हो जाएंगे, एज लेंथ मैंने ले लिया है ए, कितना ले लिया है ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बस एज का क्यू कर देंगे, ये आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ एटम निकालो पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पहले कॉर्नर पर, तो कॉर्नर के लिए 1/8 × 8 और फेस के लिए 1/2 × 6, कैलकुलेट करो वैल्यू कितना आएगा 4। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, टोटल कितने यूनिट सेल आ चुके हैं पर यूनिट सेल 4, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब पिछले वाले लेक्चर मैंने बात किया था कि रेडियस FCC का कितना होता है a/2√2, इसको अप्लाई करो यहाँ पे, तो 4 × 4/3 पाई, आर के जगह पे क्या रख देंगे a/2√2 का होल क्यूब। क्या वैल्यू आ जाएगा 4 ×
4/3 पाई ए क्यूब डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दूनी की 8, 8 रूट कितने आ जाएंगे, 2 दूनी की 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 16 रूट 2 कितने आ जाएंगे यहां से, 16 रूट 2। आप इसको कैलकुलेट करो, 4, 4 और 16 ये कट जाएगा, चर्चों में 16 वैल्यू क्या आ जाएंगे, A3 डिवाइड बाई 3 रूट 2। अब बस इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। डिवाइड करते हैं हम, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहीं से मैं देख लेता हूं। तो पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन देखो कितना हो जाएगा यहां से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना आ चुका है, A3 डिवाइड बाय 3 रूट 2 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ चुका है, A3 कट करो, पे पाई छूट गया, क्या बच जाएंगे आपके पास, पाई 3 रूट 2। अब अगर पाई की वैल्यू फिट करो 3.14 डिवाइड बाई 3 रूट 2 कैलकुलेट करोगे आएगा 0.74। हमारे पास कितने पैकिंग फ्रैक्शन आ चुके हैं, 0.74। अभी 0.74 को अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी बोलेंगे। जैसे पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी अगर मैं बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन इनटू क्या होते हैं 100। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ चुका है 0.74, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू कितना आ गया 74%। अब इस एफसीसी में जो टोटल एटम ऑक्यूपाई करेगा वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 74%। बाकी जो बच जाएंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, आपके 74%, एक सेकंड रुको, हाँ 74% आपके टोटल एटम ऑक्यूपाई करेंगे। बाकी जो एटम बाकी जो जगह बच गया एफसीसी के अंदर में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। तो वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएंगे, 100 माइनस 74 दैट इज 26%। तो हमारे पास एससीसी के लिए पता चल गया कितना परसेंटेज होते हैं एटम का, पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया 52%, बीसीसी के लिए कितना हो गया 68% और एफसीसी के लिए कितना हो गया 74%।